इकोनॉमिक्स। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपनी थ्योरी ऑफ डिमांड की पूरी क्लास कर ली है और ठीक है, और हम लोग उससे पहले भी अपने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग अपना थ्योरी ऑफ सप्लाई को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा बाय कॉमर्स एक्सिस है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। एंड चलो अब हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा और बेहतरीन टॉपिक है, इजी और छोटा टॉपिक है, थ्योरी ऑफ सप्लाई। देखो, जब हम लोग डिमांड देख रहे थे ना, कंज्यूमर्स डिमांड, तो हम लोग सोचते थे अपने पर्सपेक्टिव से कि मतलब हमारा पर्सपेक्टिव क्या है कि हम किस तरीके से मार्केट में जाते हैं सामान लेने के लिए। जब हम सप्लाई के लिए देखते हैं तो हम लोग एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कहाँ पे हमको फ़ायदा ज़्यादा होगा, कि हम कहाँ पे गुड्स को सप्लाई करें। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब देखो, गुड्स जब आप कंज्यूमर हो तो आप अपना फ़ायदा देखोगे, जब प्रोड्यूसर हो तो अपना फ़ायदा देखोगे। हर कोई फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आप अपना उसमें फ़ायदा नहीं देखते। आपका भी कुछ इसमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप कुछ भी चीज़ को कंज्यूम करते हो। ठीक है, अब हमारा क्या है, थ्योरी ऑफ सप्लाई है। अब हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। चलो अब हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या कहती है ना, सप्लाई की 3-4 डेफिनेशंस हैं। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी मींस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच इज एक्चुअली ऑफर्ड फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग सम पर्टिकुलर टाइम। मैंने आपको पर्टिकुलर टाइम का जो है मीनिंग बता दिया था लास्ट वाली क्लास में भी। सप्लाई क्या कहते हैं, सप्लाई एक ऐसी कमोडिटी का मतलब क्वांटिटी है जो कि किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम पे गिवन उस पे प्राइस पे सेल के लिए ऑफर की जाए। ठीक है, तो इसको हम सप्लाई करते हैं। सप्लाई का जो है रिलेशनशिप कैसा है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कैसा है, डायरेक्ट है। ठीक है, वही हमने देखा था कि हमारा जो है क्वांटिटी डिमांड में, उसमें क्या होता था कि हमारा जो रिलेशनशिप था वो नेगेटिव था, कि मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ क्वांटिटी कम होगी, अगर डिमांड ऑफ प्राइस कम हुआ तो डिमांड ऑफ क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। वहीं इन द केस ऑफ सप्लाई में क्या उसका उल्टा है, कि अगर आपका प्राइस बढ़ा है तो हमारा जो क्वांटिटी ऑफ जो सप्लाई जो है क्वांटिटी की, वो क्या करेगी, वो इंक्रीज कर जाएगी अगर प्राइस भी इंक्रीज किया है तो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। फिर अब देखो आगे क्या होता है, द लॉ ऑफ सप्लाई इज द माइक्रो इकोनॉमिक लॉ। ठीक है, एक माइक्रो इकोनॉमिक लॉ है दैट स्टेट्स दैट ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल। ठीक है, जितने भी सारे फैक्टर्स हैं वो सब अगर स्टेबल रहते हैं, बस प्राइस अगर फ्लक्चुएट होता है, एज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सप्लाई सर्विस दैट सप्लाईज ऑफर विल इंक्रीज। ठीक है, अगर हमारा जो प्राइस है वो क्या रहता है, वो फ्लक्चुएट करता है, तो उसके साथ में जो हमारी सप्लाई ऑफ जो गुड है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, अगर हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज करता है। देखो भाई, मार्केट में क्या है कि आपके पास में आप 10 रुपीज़ के लिए कोई भी एक चीज़ सप्लाई करते हो। ठीक है, इसमें आपका आप ऐसा नहीं है ना कि 10 रुपीज़ है तो 10 रुपीज़ ही उसकी कॉस्ट होगी। देखो, कुछ इसकी कॉस्ट होगी, ठीक है, प्लस कुछ इसमें आपका प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट में भी क्या होगा कि आपका टैक्स होगा कुछ इसमें, जैसे जीएसटी लग गया कुछ इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया, कुछ आपकी लेबर कॉस्ट रही होगी इसके ऊपर। ठीक है, फिर कुछ आपका प्रॉफिट का मार्जिन होगा। प्रॉफिट का मार्जिन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, बाकी कॉस्ट जो रहती है वो मेन होती है। तो इस वाले केस में अगर आपका 10 रुपये का प्रोडक्ट आप 15 रुपये का कर देते हो मार्केट में, इसका किसी भी तरीके से प्राइस बढ़ जाता है, 15 रुपये का होता है, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे जो 10 रुपीज़ में 2 रुपीज़ का था, अब वो जब 15 रुपीज़ होने की वजह से अब आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 7 रुपीज़ का हो गया। तो आप क्या करोगे, आप इस वाले प्रोडक्ट की सप्लाई को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको इसमें क्या हो रहा है, हायर प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप बिजनेस करने के लिए आए हो, इकोनॉमिक्स में मतलब मार्केट में टिकना चाहते हो, तो आपका मेन पर्पस ही बिजनेस है और प्रॉफिट अर्न करना है। समझ में आया? अगर आपका प्राइस हाई होगा, मार्जिन ऑफ जो प्रॉफिट होगा किसी भी सप्लायर का वो इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही पहले आपको 2 रुपये मिल रहे थे अब वो आपको 5 रुपये मिल रहा है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, तो आप क्या करोगे ना, उसी में ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। भाई उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज़्यादा, बड़ो उस तरह भागो। ठीक है, भेड़ चाल वाली स्थिति। अब हम आगे देखते हैं, ये हो गया ना हमारा। ठीक है, हमने 3 डेफिनेशन देखी। चौथी क्या कहती है, द लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट अ हायर प्राइस विल इंड्यूस प्रोड्यूसर्स टू सप्लाई अ हायर क्वांटिटी टू द मार्केट। मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये हमारी सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई है कुछ। अब हम देख रहे हैं सप्लाई कर्व के ऊपर आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखो पहले हमारा प्राइस क्या था, 10 था, तो हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 100 थी। ठीक है, जब हमारा प्राइस होता है 20 तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 200। जब हमारा प्राइस होता है 30 तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 300। अब हम इसको अपने ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, कॉपी और पेन उठाओ भाई अपना। ठीक है, कॉपी और पेन उठाया, ये बनाया आपने अपना एक ग्राफ। ठीक है, मेरा यहाँ पे पहले से बना हुआ है, मैं उसी के ऊपर करता हूँ, नहीं तो यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। तो ये आप ऐसे ग्राफ बनाओ सबसे पहले अपना स्केल लेके। ठीक है,
कुछ रखो, यहाँ पे 10 रुपीज़ रखो, सबसे पहले नीचे यहाँ पे 20 रखो, यहाँ पे 30 रखो, और यहाँ पे इसको प्राइस है ये हमारा, ठीक है, वही सेम डिमांड वाला फंडा, ठीक है। यहाँ पे हम 100 रखिए, यहाँ पे 200 रखिए, यहाँ पे 300 रखिए, सबको मिलाइए, 10 को 100 से मिलाइए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, सप्लाई की इंक्रीज हो जाएगी। 20 को 200 से मिलाइए और 30 को 300 से मिलाइए, मिला दिया बस। अब इन जैसे हम पहले मिला रहे थे हमारा डिमांड में, हाँ डिमांड में कुछ इस तरीके से मिलता था ना, फिर हम क्या करते थे, ओह सॉरी, हमारे डिमांड में किस तरीके से मिलता था, हमारा ग्राफ जो था इस तरीके से बनता था, तो हमारा इस तरीके से मिलता था ना कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब वही चीज़ अब यहाँ पे है कि आप सप्लाई को मिला दिया। अब जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट्स मिलाए थे ना हमारे कुछ, अब यही पॉइंट ए बी सी हैं, अब ए बी सी को आप मिला दीजिए एक सीधी लाइन से, बस यही हमारी क्या बन गई, सप्लाई कर्व बन गया, ठीक है। सप्लाई समझ में आया, सप्लाई कैसे प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर फर्क आता है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता जाएगा हमारी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज करने लग जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो होगा वो क्या करेगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको 10 रुपये में कुछ मार्जिन बच रहा था, मान लो 2 रुपये, जब यही 20 रुपये हो गए तो अब आपको कितना 12 रुपये बचने लगे, और यही जब आपका 30 हुआ तो आपको कितने रुपये बचने लगे भाई, 22 रुपये बचने लगे, 10 जब पहले 10 रुपये का बेच रहे थे तब। तो अब जाहिर सी बात है कि क्वांटिटी बढ़ाओगे इस वाले केस में, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमने पढ़े थे वहाँ पे भी कि हमारी डिमांड को भी डिटरमाइन करते हैं, उसी तरीके से कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो किसको डिटरमाइन करते हैं, हमारी सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शंस, इनको क्या कहते हैं हम, सप्लाई के फंक्शंस कहते हैं। वहाँ पे हमने देखा था हमारे कुछ डिमांड के फंक्शंस थे, यहाँ पे हमारे कुछ सप्लाई के फंक्शंस हैं। डिमांड के फंक्शंस 4 तरीके के थे, वो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, भाई जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स जो हमारी है वो रिलेटिव हमारी कमोडिटी, ठीक है, उसका जो प्राइस है वो तो डिपेंड करेगा ही करेगा कि सप्लाई कितनी ज़्यादा जाएगी, इसका प्राइस घटेगा बढ़ेगा, उसके साथ ही इसका प्राइस भी, सप्लाई भी घटेगी बढ़ेगी। प्राइस बढ़ा सप्लाई भी बढ़ी, प्राइस घटा सप्लाई भी घटेगी, ठीक है। वहीं पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जेड, ठीक है, कोई भी हमारा रिलेटेड गुड होगा तो हम जानते हैं कि उसको जेड कहते हैं। अब तो आप इकोनॉमिस्ट हो ना, मैंने आपको सारे इकोनॉमिक्स की टर्म्स याद भी करवा दिए धीरे धीरे, तो अब तो आप इकोनॉमिस्ट हो, ठीक है। तो अब आपको पता ही होगा पी जेड का मतलब क्या है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमारा जेड है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किस तरीके से फिट करते हैं, देखो ये जो होता है ना हमारे, ये हमारा सप्लाई कर्व है एक तरीके से, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में क्या मतलब कि आपके पास में कुछ एक नई टेक्नोलॉजी आ गई कुछ भी प्रोड्यूस करने की। पहले क्या होता था कि हैंडलूम हाथों से बनता था, मतलब वो हथकरघा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कुछ मशीन्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुई। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी कॉस्ट जो थी वो थोड़ी कम आ गई, मतलब लेबर जो है वो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा चार्ज करेगा और एज़ कम्पेयर टू मशीन्स, ठीक है। तो उसकी क्या हुआ, कॉस्ट क्या होगी हमारी, कम हो गई। तो जब हमारी कॉस्ट कम हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रॉफिट जो मार्जिन था वो क्या हुआ, हाई हो गया, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन हाई हो गया, कॉस्ट कम हो गई आपकी, आपका जो था प्राइसेस भी थोड़े मतलब बड़े इन्फ्लेशन के साथ में। तो अब क्या हुआ कि आपके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, मतलब फेवरेबल चेंजेस आए। तो आपकी जो शिफ्ट वो था, सप्लाई जो थी वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, और जो सप्लाई जब इंक्रीज़ करती है तो किस तरफ जाती है, वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है। जितना ही मैं आपको बताया अभी तक कि जितनी भी हमारी सप्लाई है, कुछ भी चीज़ अच्छी होगी तो हमेशा राइटवर्ड की तरफ जाएगी, ठीक है, कुछ भी चीज़ गंदी होगी तो वो लेफ्टवर्ड की तरफ जाएगी। मैं आपको बताया था कि ये आपका सबसे अच्छा तरीका है याद करने के लिए। तो अगर सप्लाई में इंक्रीमेंट हुआ है, सप्लाई इंक्रीज हुई है मार्केट में, तो क्या हुआ, वो अच्छा ही हुआ है ना। तो जब अच्छा होगा तो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और वही हमारे इस वाले केस में भी होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए मतलब फेवरेबल चेंजेस हुए तो इस तरफ आया, अनफेवरेबल चेंजेस हुए तो लेफ्टवर्ड की तरफ चला गया, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाहिर सी बात है भाई इंक्रीज करेगा, तो आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो आपका प्राइस भी क्या करेगा, इंक्रीज करने लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होती है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ नहीं, जब हम सप्लाई का केस लेते हैं ना तो इसमें टैक्सेस होते हैं हमारे, ठीक है, GST वगैरह ये सब कुछ हमारे क्या कहते हैं, सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अगर आपके गवर्नमेंट हैवी टैक्स इम्पोज कर रही है, मानो कि आपका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ का है, ठीक है, आपकी जो गवर्नमेंट है वो इस पर 30% टैक्स लगा देती है, मतलब 30 रुपये आपका टैक्स और जुड़ गया, तो अब आपका प्राइस कितना हो गया, 130 रुपीज़, ठीक है। आप कंज्यूमर को तो 130 रुपीज़ में दे रहे हो, बट एक्चुअल में तो आप 100 रुपीज़ ही आपके पड़ रहा है ना, आप 30 रुपीज़ तो बचा नहीं पा रहे हो, ये 30 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट के पास में जा रहा है, ठीक है। अगर इसमें इतना हैवी टैक्सेस है तो आपको जो मान लो आपको ये गुड्स पड़ रहा था 80 रुपीज़ का,
ठीक है, 80 रुपीज़ का गुड्स, आपने सोचा कि चलो 20 रुपीज़ मार्जिन है, कंज्यूमर को भी 100 रुपीज़ से मिलेगा, तो कंज्यूमर भी सोचेगा ज़्यादा तो नहीं पे कर रहा, 100 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, ले लेता हूँ। बट क्या है कि आपको कॉस्ट का प्राइस बढ़ गया, जो प्रोडक्ट का जो था प्राइस उसका बढ़ गया, आपका 100 के पे 130 हो गया। अब आप देखो भाई कितना प्राइस बढ़ गया आपका, आप तो 100 का मार्केट में लेके आए थे, बट बढ़ गया 30 रुपीज़ का। तो आप कंज्यूमर से तो आप 130 रुपीज़ चार्ज करो, कंज्यूमर तो आपको 130 रुपीज़ देगा ना, बट आपके पास में तो सिर्फ वैसे 20 रुपये बच रहा है, 30 रुपये आप किसको दे दोगे, अपने गवर्नमेंट को दे दोगे, ठीक है। और जब कंज्यूमर हैवी चार्जेस करने लग जाएगा, हैवी प्राइजेस दे रहा है, तो वो क्या करेगा ना, वो इस सारे प्रोडक्ट से हट जाएगा, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा हैवी टैक्सेस जो है वो क्या करते हैं मार्केट में, वो मार्केट को डिस्करेज कर देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को किस तरीके की पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि वो मार्केट में डिस्करेज नहीं करे, डिस्करेजमेंट नहीं लेके आए पॉलिसीज में अपने। अब देखो ये मतलब बड़ा फंडा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इन्फ्लेशन किस तरीके से होता है, ये मैक्रो इकोनॉमी से एक पार्ट है, ठीक है। वो सब चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि जो हमारे गवर्नमेंट में टैक्स बढ़ता है तो हमारी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर वही टैक्स कम हो जाता है तो हमारी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है सप्लायर, क्योंकि हम तो सप्लायर हैं, ठीक है, हम मार्केट में बेचने के लिए आए हैं, हम प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा उसका तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर्स दूर हटेंगे, तो इसके से हमको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरीके से काम करती है। अब देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज क्यों होता है सप्लाई में, जब इंक्रीज होगा तो हमारे किस तरफ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, ये एक शिफ्ट आएगा इसमें। और जब हमारा डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो क्या होगा, हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, और लेफ्टवर्ड क्या है, ये है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी होगी, मैंने आपको हैंडलूम का एग्जांपल दिया। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मैंने आपको इसका ही बता दिया कि भाई आप आज 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, आपकी इसमें 80 रुपीज़ कॉस्ट आती है, वहीं पर आपकी कॉस्ट कितनी होगी, 60 रुपीज़ हो गई, ठीक है। आपको पता है कि आपकी कॉस्ट 60 रुपीज़ हुई, कंज्यूमर को थोड़ी पता है कि आपकी कॉस्ट 60 रुपीज़ हो गई। तो अब आपको प्रॉफिट और मार्जिन कितना बच रहा है, इसमें 40 रुपये बच रहा है, जो पहले कितना बचना था 20 रुपीज़। तो अब आप क्या करोगे ना, इसमें प्रोडक्शन को बढ़ा दोगे, क्यों, क्योंकि आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या है, हाइयर है, क्योंकि आप कंज्यूमर नहीं हो, आप क्या हो, सप्लायर हो, ठीक है। समझ में आई ये चीज़ कि किस तरीके से हो रही है। अब इसी तरीके से क्या है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी आई कि आपकी टेक्नोलॉजी गंदी है, मतलब आप पहले से भी ज़्यादा गंदी टेक्नोलॉजी पे पहुंच गए, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे। तो आपका जाहिर सी बात है कि भैया आप पुरानी मशीन्स का यूज़ करोगे, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी क्या, कि आपका तो जो वो है पर आवर के हिसाब से जो मशीन चल रही हैं वो भी क्या नाम है, टाइम मतलब ज़्यादा लेगी मशीन प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो लो होगा, जब प्रोडक्शन लो होगा तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी, आपकी वेयर हाउसिंग की कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज़ की वजह से कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेम टू सेम ये एग्जांपल लीजिए, 80 रुपीज़ का है, 90 रुपीज़ का हो गया, 10 रुपीज़ का आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है, जब आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ही कम है तो आप क्यों उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, कोई भी आपका रिलेटेड गुड्स है उससे, और उसका जब प्राइस कम होगा तो आपका क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि जब रिलेटेड ही है उससे, जैसे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में बताया था कि जब आपका कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस इसका घटेगा तो अगर उससे कुछ भी जुड़ा हुआ है तो आपका इसका तो प्राइस कम हो गया, ठीक है। तो लोग इसकी भी तो कम करेंगे ना डिमांड, किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था पेन और कॉपी है, कॉपी का प्राइस कम हो गया तो पेन की भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस भी बढ़ने लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर फॉल इन एक्साइज टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 रुपये की चीज़ पे 30 रुपये का टैक्स और लगा दो आप, तो 30 रुपये आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। वहीं पे अगर आप 110 का बेचते हो तो कंज्यूमर भी सोचेगा भाई 110 का प्रोडक्ट है, खरीद लेता हूँ, कोई बात नहीं, 10 रुपये तो ज़्यादा है। वहीं पे अगर आप डायरेक्टली ही 30 रुपये ज़्यादा कर दोगे तो कंज्यूमर सोचेगा कि अरे नहीं यार मैं नहीं पे कर पाऊंगा भाई 30 रुपये, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदूंगा। जब आपका प्रोडक्ट ही कोई दूसरा खरीदने लग जाएगा सब कंज्यूमर, तो आप जो बना रहे हो आपकी भी कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कुछ आपका फिक्स्ड कॉस्ट उसमें इंक्लूड है। जब आपका सामान ही नहीं बिकेगा तो आप उसको बनाओगे तो आप उसे डिस्करेज हो जाओगे, तो आप बाहर चले जाओगे ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्या होता है ना, एक्सेस टैक्स में गवर्नमेंट क्या करती है कि जब आपका बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट होकर आता है इंडिया में, ठीक है, बाहर से कुछ भी आया है इंडिया में, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस पर हैवी टैक्स लगाती है। चाइना से क्यों कहती है गवर्नमेंट कि हम टैक्स लगाते हैं, इसीलिए कि उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाए, और जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो कस्टमर ऑटोमेटिकली उस चीज़ को कम खरीदेगा। तो जाहिर सी बात है जब आप कम खरीदोगे तो उस चीज़ को डिस्करेज ही होगा, तो चाइना यहाँ पे माल खरीदना कम करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज राइज इन सप्लाई एट द सेम प्राइस ऑफ द गुड,
ठीक है, मैंने आपको डिमांड में ही बताया था कि इसमें जो है हमारा प्राइसेस क्या है वो चेंज नहीं करेगा, बट जो हमारी अदर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो चेंज करेंगे, और अदर टेक्नोलॉजीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये जो 4 हैं यही अदर चीज़ें हैं। कौन कौन सी? ये चारों और ये चारों। ठीक है, अब इंक्रीज इन सप्लाई देखो मैंने आपको बताया राइट वर्ड में शिफ्ट होगा। प्राइस हमारा लेवल ये है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, तो जहाँ हमारा प्राइस इतना ही है और हमारा राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारी क्वांटिटी इतनी होगी। और इस वाले केस में क्या होगा, हमारा प्राइस तो लेवल यहीं पे रहेगा बट हमारी क्वांटिटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि हमने देखा ये सब चीज़ें हमारे पास में राइज इन एक्सेस टैक्स हो गया, राइज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं। ये चीज़ क्लियर हुई होगी बिल्कुल। अब देखो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हमने डिमांड के केस में पढ़ा था। एक्सपेंशन का मतलब है कि अलोंग द सप्लाई कर्व। ठीक है, ये हमारे सप्लाई कर्व है, तो इसी में खिंचाव आएगा और इसी में मतलब सिकुड़न होगी। ठीक है, यही हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। और देखो ये क्यों होता है, इट इज़ अ मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। ठीक है, एक सप्लाई कर्व के अलोंग मूवमेंट है, ये भी सेम चीज़ है। इन दिस केस देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन वाले केस में देखो साफ सीधी सी बात है, एक्सपेंड का मतलब क्या है, बढ़ना। तो जब बढ़ेगा तो क्या होगा, अपवर्ड की तरफ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, सिकुड़ना। जब सिकुड़ना हमारे जाएगा तो किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। इन दिस केस देयर इज एन डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। इट इज़ ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से मैं आपको बताऊंगा क्यों। इट इज़ ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो इस वाले केस में ना जितनी हमारी ये सब चीज़ें थी ना, वो सब चीज़ें हमारी क्या होंगी, कांस्टेंट रहेंगी, बट हमारा जो प्राइस है वो चेंज होगा। और इन वाले केसेस की चीज़ में हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा और ये सब चीज़ें घटेंगी बढ़ेंगी। इट इज़ डिफाइंड एज अ राइज इन सप्लाई एट हाइयर प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द राइज इन द सप्लाई एट लोअर प्राइस ऑफ द गुड। अब आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो अच्छा से एक ग्राफ बनाते हैं, पेन और कॉपी उठाओ अपने। यहाँ पे तो ले लो एक प्राइस। ठीक है, पेन और कॉपी उठाओ, अब सीधा सीधा जैसे मैं बनाते हैं ना वैसे वैसे बनाओ। ठीक है, अब देखो इस तरीके हम लोग ग्राफ बनाएंगे, किस तरीके से, यहाँ पे जोड़ दो इस तरीके से और यहाँ पे जोड़ दो इस तरीके से। ठीक है, देखो क्या हुआ, जब एक्सपेंड हुआ तो क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज कर गया। प्राइस हमारा यहाँ से यहाँ पे आ गया और क्वांटिटी जो थी हमारी वो यहाँ से यहाँ पे आ गई। ठीक है, क्वांटिटी हुई तो क्या होगी, यहाँ पे आ गई। तो जब क्वांटिटी हमारे यहाँ पे आई तो क्या हुआ, हमारा जो था वो इंक्रीज किया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे देखो इंक्रीज कर गया ना, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इसमें कोई शिफ्ट आया, शिफ्ट नहीं आया ना, इस तरीके से आ रहा था हमारा पहले वाली टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उसमें जो था हमारा प्राइस क्या था वो सेम रह रहा था, बस हमारी क्वांटिटीज चेंज हो रही थी। ठीक है, समझ में आया? बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो ये बन गया हमारा, क्या हुआ, ये हमारा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारा ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर गया है। और इस वाले केस में जैसे हमारे यहाँ पे एक प्राइस था, ठीक है, अब प्राइस क्या कर गया, प्राइस फॉल करके, जब प्राइस फॉल करेगा तो हमारी क्वांटिटी जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ गई, और जब यहाँ पे आई तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, मतलब कि सिकुड़ गया ग्राफ जो कर्व था हमारा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़? बिल्कुल। चलो अब हम अपना ग्राफ भी देख लेते हैं, जो फॉर्मल जो हमारे ग्राफ्स हैं। ठीक है, देखो इस वाले ग्राफ में क्या है, प्राइस 10 से 3 हुआ। ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी जो थी वो 100 से 300 हो गई। मैंने आपको बताया कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्यों इंक्रीज होगी सप्लाई में। ठीक है, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड हो गया। देखो हमारा सप्लाई जो करता है क्या हुआ, मेरा एक्सपेंड कर गया यहाँ से यहाँ पे। उसी तरीके से हमारे जब प्राइस जो था हमारा 30 से 10 हुआ तो हमारा जो क्वांटिटी ऑफ जो डिमांड था वो क्या हो गया, 300 से 100 पे पहुँच गया। तो सॉरी, ये जो है ये उल्टा बन गया। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा इस साइड पे आएगा। ठीक है, ये जी आप देख लेना, इसमें ये गलती से इस साइड पे हो गया, तो ये जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस तरफ को करेगा। ठीक है, बाकी देखो कुछ हार्ड चीज़ नहीं है सप्लाई में। अगर आपको डिमांड समझ में आई थी ना तो आपको सप्लाई भी जरूर समझ में आएगी, क्योंकि सप्लाई और डिमांड बिल्कुल सेम ही सेम फंडा है दोनों का, और कुछ भी हार्ड नहीं है। सप्लाई हमारी इतना सही था, कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में इसमें मुझसे पूछिए कि हम ये डाउट है, तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियोस में उसको क्लियर करूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, और दूसरे लोगों के साथ में शेयर कीजिए, उनको बताइए कि किस तरीके से हम लोग कॉमर एक्सिस के थ्रू एक फ्री बैच दे रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे और यूट्यूब पर अपनी फ्री क्लासेस लॉन्च करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।